हाय गाइस, वेलकम टू DRX राजेश हेल्थ फार्मा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी को गैस हो रही है तो आप उसे एसी लॉक देंगे या ओमेज डी देंगे या पेंटाप डी देंगे। मतलब कि रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल कब क्या दिया जाता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो गैस के लिए बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, जिसमें से कुछ PPI होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो इसके अंदर जो आती हैं वो हैं पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेविप्राजोल, एसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल। ये सब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर आती हैं। और इनके बाद कुछ H2 एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, फेमोटिडीन हो गया, सेमेटिडीन हो गया, नेजोटिडीन हो गया। तो इनके अंदर टिडीन लगा होता है। तो ये क्या होते हैं? H2 एंटागोनिस्ट। इनके अलावा कुछ एंटासिड्स भी आते हैं मार्केट में, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके अलग अलग यूज़ होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि किस तरह की गैस में क्या देना है, क्या दिया जाता है, तो इसको हम समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पेट के अंदर, मतलब स्टोमक के अंदर कुछ पैराइटल सेल्स होती हैं। हर एक ऑर्गन सेल से मिलके बना है। तो स्टोमक के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं पैराइटल सेल्स। ये पैराइटल सेल्स के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। 4 तरह के ये रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होते हैं, ग्लैक्टिन रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर्स होते हैं और PPI रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो इन सब का काम सिर्फ और सिर्फ एसिड बनाना होता है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब ये HCl क्या है? तो देखिए, हम समझते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी बॉडी में बनता रहता है, मतलब कि स्टोमक के अंदर बनता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बनेगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो कई बार कुछ परिस्थितियों में ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही बन जाते हैं। तो क्या होता है, कई बार मुंह से बाहर निकलता है, कई बार आंतों में चला जाता है। मुंह में जाएगा तो मुंह में छाले होते हैं, आंतों में जाएगा तो आंतों में छाले होते हैं। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि GERD हो जाता है, गैस्ट्रोइसोफेगरल रिफ्लक्स डिसीज़ जिसे हम बोलते हैं। कई लोगों को अल्सर डेवलप्ड हो जाते हैं, ड्यूडनल अल्सर हो जाते हैं, माउथ अल्सर हो जाते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगरल रिफ्लक्स डिसीज़ इसमें हो जाती हैं। तो पहले आप समझें कि HCl एसिड एक बराबर मात्रा में बनेगा तो वो बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज़ एसिड ज़्यादा बनेगा तो एसिडिटी होगी। तो अब यहाँ पे आता है कि क्या दें, सिलॉक दें या ओमिप्राजोल दें या पेंटाप्राजोल दें, क्या दें, ये क्वेश्चन आता है। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिसेप्टर हैं वो काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पेट के अंदर HCl बन रहा है। HCl कैसे बनेगा? हमारे पेट के अंदर बॉडी फ्लूइड्स में कुछ मिनरल्स होते हैं, क्लोराइड के आयन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन लेते हैं रिसेप्टर हैं, उनका काम है क्या? रिसीव करना। चाहे वो गैस्ट्रीन हो, एसिटाइल कोलिन हो, प्रोटॉन पंप हो, तो उनका काम होता है बेसिकली रिसीव करना। तो इसमें एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रीन 30% HCl बनाते हैं, मतलब कि 30% ये एसिड को बनाते हैं, एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रीन। इसके अलावा 60 से 70% हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर काम करते हैं, मतलब कि HCl बनाते हैं। 60 से 70% ये हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर्स बनाते हैं HCl को। मतलब कि एसिडिटी होगी तो एसिड बनेगा, और एसिडिटी बढ़ती है तभी गैस बनती है। एसिडिटी मतलब कि धीरे धीरे गैस का फॉर्मेशन होना। जो H2 रिसेप्टर है वो सबसे ज़्यादा एसिड को बनाते हैं। और यहाँ पे लास्ट में एक और होता है प्रोटॉन पंप। अगर आप इसमें जो भी रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर, प्रोटॉन पंप रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं, अपने आप में हाइड्रोजन आयन को पकड़ के और उसको बांध लेते हैं और उसमें अटैच हो जाते हैं रिसेप्टर से। तो रिसेप्टर क्लोराइड आयन से मिल जाता है तो HCl बन जाता है। तो जब इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं वहाँ, तो ये रिसेप्टर पे जाके हाइड्रोजन आयन तो नहीं आ पाता, बट वो ड्रग यहाँ पे आके बाइंड हो जाती है। जैसे कि आपने रेनिटिडीन दिया, तो रेनिटिडीन क्या है? H2 एंटागोनिस्ट, मतलब कि हिस्टामाइन 2 का एंटागोनिस्ट है रेनिटिडीन। जो हिस्टामाइन एसिड को ले रहा था, अब वो रेनिटिडीन को लेके बंद हो जाएगा।
तो HCl का बनना बंद हो जाएगा या बनना कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं। जो रिसेप्टर है उनसे ड्रग जाके बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे मेन दो चीज़ें होती हैं, H2 रिसेप्टर्स और PPI। क्या होता है कि कई बार हम इनको तो कंट्रोल कर लेते हैं, गैस्ट्रीन को कंट्रोल कर लिया, एसिटाइल कोलिन को भी कंट्रोल कर लिया, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन कई बार ये प्रोटॉन पंप्स जो हैं वो काम करते रहते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन को लेना और ये सब करते रहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है कई बार PPI भी देना पड़ता है। मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमिप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल हो गया। जब ये बंद हो जाता है तो इनका इफेक्ट सब कंट्रोल हो जाता है। कई बार देखा गया है कि आपने PPI दे दी, लेकिन ये तीनों कभी कभी एसिड थोड़ा थोड़ा जो है वो बनाते ही रहते हैं। तीनों रिसेप्टर्स जो हैं वो अपना काम करते ही रहते हैं, या कई बार उतना एसिड नहीं होता तो इनमें ही कंट्रोल हो जाता है। तो पहले हम बात करेंगे एंटासिड्स के बारे में। तो एंटासिड्स वो होते हैं जो कि डायरेक्ट जाके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये एसिड को बनने से नहीं रोकते। जैसे कि एसिड हमारी पैराइटल सेल्स ने बना दिया तो वो रखा हुआ है अंदर, तो ये एंटासिड्स लेंगे तो वो डायरेक्ट उस एसिडिटी को न्यूट्रल कर देगा, गैस को ख़त्म कर देगा एसिडिटी को। ये बनने से नहीं रोकता एसिड को। तो जो भी सैराप्स आते हैं मार्केट में, सोडियम बाइकार्बोनेट के, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये डायरेक्टली पीते हैं तो ये डायरेक्ट एसिडिटी को न्यूट्रल करता है ताकि एसिड अपना काम करना बंद कर दे। तो ये होते हैं एंटासिड्स से, ऐसे ये काम करते हैं हमारी बॉडी में जाके। अब दूसरा आता है H2 एंटागोनिस्ट। इसमें क्या होता है कि ये हिस्टामाइन रिसेप्टर्स जो कि मैंने आपको बताया था उसमें जाके बाइंड हो जाते हैं। तो हिस्टामाइन रिसेप्टर काम करना बंद कर देते हैं तो एसिड HCl नहीं बन पाता। तो जब आप एसीलॉक, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सेमोटिडीन, नेजोटिडीन ये देंगे तो क्या होगा कि उस H2 रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा और HCl नहीं बन पाएगा। तो इस ड्रग की खास बात ये होती है कि डायरेक्ट एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए एसीलॉक, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन ये दवाइयाँ दी जाती हैं। ये खास करके बेड टाइम, मतलब कि आदमी सो रहा है तो उस टाइम ये H2 रिसेप्टर बहुत अच्छा काम करता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। अब बात आती है PPI, प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर की। तो क्या होता है कि कई बार ये सब तीनों देने के बाद में भी गैस कंट्रोल नहीं होती तो PPI देना पड़ता है हमें। जैसे बहुत लंबे लंबे समय तक दवाइयाँ चलती है, NSAID ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई चल रही है 15-15 दिन, एक महीने तक एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर एसिडिटी होती है, गैस होती है तो PPI देना ही पड़ता है उस कंडीशन में। रेबेप्राजोल और डोम्पेरिडोन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पेंटाप D हो गया या पेंटाप 40 हो गया, तो ये दिया जाता है। और इसकी खास बात ये होती है कि इसको खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना है, नाश्ते के पहले लिया जाता है इसको। ये सबसे अच्छा काम तभी करता है जब आप इसको खाली पेट लेते हैं। और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये 24 घंटे तक काम करता है बॉडी में। इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये देखा गया है कि कुछ लोगों को ये सूट नहीं हो पाता। जैसे कि सिर दर्द होता है, पेट दर्द होने लग जाता है कई बार। लेकिन जो पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल और जो भी PPI इस्तेमाल करते हैं, इसके द्वारा क्या होता है कि जो विटामिन B12 हमारी आंतों में बनता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं कुछ, वो क्या होते हैं कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। क्या होता है कि कई बार ये PPI इस्तेमाल करने पर विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी में। लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो डिपेंड करता है, अगर आदमी को थोड़ी बहुत एसिडिटी है तो आप एसीलॉक दे दें। अगर उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है और बहुत लंबे समय तक ड्रग चल रही है तो आप उसको PPI देंगे। अगर उसको बहुत कम समय के लिए कहीं गया था और स्पाइसी खाना खाने से एसिडिटी हो गई तो उसको नॉर्मली आप एंटासिड्स दे सकते हैं। तो ब्रांड कोई भी हो, काम इसी तरह होगा सभी का। तो इसके ऊपर अगर आपको बहुत डिटेल्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना है तो हम एक सेपरेट वीडियो में इनको देखेंगे।
एक सेपरेट वीडियो में हम पीपीआई के बारे में समझेंगे। उसमें ये था हमारा एंटासिड्स, H2 रिसेप्टर्स और पीपीआई में डिफरेंस, क्या अंतर होता है इनमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।